Hello everyone, a very good morning to all of you. इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 की थीम नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं एंड आई थिंक ये लास्ट थीम हमारी। इसमें एक दो चैप्टर बाकी हैं, उसके बाद हमारी हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है कंप्लीट हो जाएंगी। देन वी विल स्टार्ट हिस्ट्री ऑफ पॉलिटी। बट ये दो तीन चैप्टर हैं तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। इस वीडियो को आई थिंक 2 पार्ट में हम रखने वाले हैं, सो इट विल बी योर फर्स्ट पार्ट। चैप्टर का नाम है कॉलोनियल सिटीज, जहाँ पे अर्बनाइजेशन, जो आपका शहरीकरण जिसको बोल सकते हैं, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन द कॉलोनियल इंडिया के अंदर कैसे आपका शहरीकरण बढ़ा था, एक्सप्लोर द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलोनियल सिटीज एंड ट्रैक द सोशल चेंजेस विद इन देम। उनके टाइम में कौन कौन से सोशल चेंजेस आए थे। वी विल लुक द क्लोजली एट डेवलपमेंट ऑफ 3 बिग सिटीज, जिसमें आपका मद्रास, जो कि चेन्नई में आज के टाइम में, मतलब उनका नाम चेंज कर दिया आज के टाइम में, मद्रास, चेन्नई, कलकत्ता, कोलकाता एंड बॉम्बे। इन तीनों सिटीज में जो डेवलपमेंट हुई उसके हिसाब से ऑल थ्री वर ओरिजिनली फिशिंग एंड वीविंग विलेज थे। मेनली यहाँ पे फिशिंग हम बोल सकते हैं ज्यादा प्रिविलेंट थी। दे बिकम द सॉरी बिकेम इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड ड्यू टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टिंग कहाँ से की थी, बंगाल से, एंड बंगाल में आपका हम कोलकाता बोल सकते हैं। इंडियन कंपनी एंड जो कंपनी के एजेंट थे ये कहाँ पे सेटल हुए थे, मद्रास में इन 1639, इन कलकत्ता एंड कलकत्ता में 1690 में। ठीक है। बॉम्बे वाज गिवन टू द कंपनी इन 1661, तो बॉम्बे को गिफ्ट कर दी थी पोर्तुगीज ने, एंड हु हैड गॉट द पार्ट ऑफ वाइस डोरी किंग ऑफ पोर्तुगल। तो उन्होंने अपनी जो आई थिंक क्वीन कैथरीना, ऐसा कुछ नाम था, पैथरीना। द कंपनी एस्टैब्लिश ट्रेडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इन ईच ऑफ दिस सेटलमेंट। और हर जगह उन्होंने अपने क्या बना ली, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। ये आपका साउथ ईस्ट व्यू ऑफ सेंट फोर, जो कौन सा है, सेंट जॉर्ज जो किला था, उसका व्यू देख सकते हैं, बाय थॉमस एंड विलियम डैनियल। यहाँ पे पिक्चर बनाई है, बोट वगैरह आ रही। Then by the middle of 19th century में these settlements had become big cities, ये बन गई, from where the new rulers control the country. Institutions were set up to regulate economic activities and demonstrate the authority of the new rulers. Indian experienced political domination in new ways in these cities, and the layout of Madras, Bombay, and Calcutta was quite different from older Indian towns. So अगर आप आज भी इनको विजिट करोगे तो कुछ ऐसी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी जो पूरी इंडिया में और कहीं नहीं मिलेंगी। And the building that were built in these cities were the mark of their colonial origin. What do buildings express and what can architecture convey? This is a question that student of history need to ask. Remember that architecture helps in giving ideas जो कि shape in stone, brick, wood और plaster के बारे में पता चलता है from the bungalow of the government officers, the palatial houses of the rich merchant and humble hut of the laborer. Building reflect the social relationship and identities in many ways. यहाँ पे लिखा हो escaping the countryside. This is how the famous Mirza Ghalib उन्होंने डिस्क्राइब किया है पीपल ऑफ दिल्ली को, एंड व्हेन द ब्रिटिश इंडिया फोर्सेस ऑक्यूपाइड द सिटी इन 1857, जब 1857 की रिवॉल्ट के बाद दोबारा उन्होंने ऑक्यूपाई की थी, तो मिर्जा गालिब जो कि एक शायर है, उन्होंने क्या लिखा है, स्मिटिंग द एनिमी एंड ड्राइविंग हिम बिफोर देम द विक्टर्स ओवररन द सिटी इन ऑल डायरेक्शन, ऑल whom they found in the street they cut down, and for 2 to 3 days एवरी रोड इन द सिटी फ्रॉम कश्मीरी गेट टू चांदनी चौक। यहाँ पे एक बैटल फील्ड हम इसको बोल सकते हैं उस टाइम। देयर आर 4 गेट्स, जिसमें अजमेरी गेट था एक, तुर्कोमान, दिल्ली वाज स्टिल हेल्ड बाय द रिबल्स, एंड एट द नेकेड स्पेक्टर ऑफ दिस वेंगफुल वार्थ एंड malevolent hatred, the color fled from the men's faces, and vast concourse of men and women took to precipitate flight through these 3 gates, seeking the titles seeking the little village and the shrine outside the city. They drew breath to wait until such times as might favor their returns. मतलब हम बोल सकते हैं 1857 का जो रिवोल्ट के बाद सप्रेस किया गया था, तो उसमें कंडीशंस ऑफ दिल्ली आर नॉट वेल गुड। टाउन्स एंड सिटीज इन प्री कॉलोनियल टाइम में कैसी कुछ थी। Before we explore the growth of cities in the colonial period, let us look at the urban center during the century preceding British rule. What gave their town, कौन सा करेक्टर वो दे रहे थे। टाउन्स वर ऑफन डिफाइंड इन ऑपोजिशन टू रूरल एरियाज। रूरल एरिया के अपोज में क्या था, टाउन्स या फिर अर्बन एरियाज।
They came to represent the specific form of economic activities. थोड़ा सा अपर लेवल के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, elite class रह रही है. Activities and the culture in the countryside, people subsisted by cultivating the lands, foraging in the forest, and rearing the animals. Town, by the contrast, were people with the artisans, traders, administrators, and the rulers. Town dominated over the rural population, thriving on the surplus and tax derived from agriculture. Town and cities were often fortified by the walls, which symbolized their separation from the countryside. Traders, administrator, ruler here यहीं पे रह रहे थे एंड डोमिनेट कर रहे थे रूरल पॉपुलेशन को. एंड यहाँ पे सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी इन लोगों के पास थी. However, the separation between the town and the country was fluid. Peasants traveled long distance on the pilgrimage, passing through the towns. In town से वो लोग जा रहे थे. They also flocked to towns during times of famines. Beside, there was a reverse flow of human and goods from the town to village. When town were attacked, जब town पे अटैक किया जाता था, people often sought shelter in the countryside. Traders and the peddlers took goods from the town to sell in the village, extending markets and creating new pattern of the consumption. And during the 16th and 17th century, the towns built by the Mughals were famous for their concentration of population. Their monumental buildings. तो मुगल टाइम पीरियड में यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा थी. टाउन्स की बात करें या फिर अर्बन एरियाज की, मोन्यूमेंटल बिल्डिंग यहाँ पे ज्यादा थी. एंड देयर इंपीरियल ग्रैंड्योर इन द वेस्ट, जैसे आगरा, दिल्ली, लाहौर, ये इंपॉर्टेंट सेंटर थे इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन के और उनके कंट्रोल के लिए. मनसबदार और जागीरदार जो थे who were assigned the territories उनके अंडर में थी. Different part of the empire usually maintained house in these cities and residence in these center of a power. Of a power was symbolic of the status and prestige of a noble. And the presence of emperor and the nobleman in these centers mean that a wide variety of the services had to be provided. Artisans produced exclusive handicraft for the household of nobles. तो जो यहाँ पे आर्टिस्ट थे वो नोबल्स के लिए बहुत सारा बोल सकते हैं कंट्रीब्यूट कर रहे थे. एंड इसके अलावा ग्रेन फ्रॉम द कंट्री साइड वॉज ब्रोट इन टू अर्बन मार्केट में लेके आ जा रहा था फॉर द टाउन ड्वेलर्स एंड द आर्मी. ट्रेजरी वॉज ऑल्सो लोकेटेड इन द इंपीरियल कैपिटल. और ट्रेजरी कहाँ पे, जो खजाना था वो भी इंपीरियल कैपिटल के अंदर था. Thus, the revenue of the kingdom flowed into the capital regularly, and जो emperor था lived in fortified place and towns was enclosed by the wall with entry and exit being regulated by the different gate. And within these towns were gardens भी यहाँ पे थी, mosque भी थी, temples, tomb, college and bazaars, carpentries भी थी. The focus of the town was oriented toward the palace and the principal mosque. ये शाहजहानाबाद की पिक्चर है 1857 में. The walls was surrounded city and demolished after 1857. The Red Fort on the river side, and at distance of the rills at to the right you can see the British settlement and the control. लाल किला बोल सकते हैं. इन द टाउन्स ऑफ साउथ इंडिया की बात करें, मदुरई किसकी की कैपिटल थी, पांड्याज की. एंड कांचीपुरम जो कि पल्लवाज की थी. ये प्रिंसिपल फोकस थे टेम्पल्स के लिए. These towns were also important commercial center and religious festival often coincide with the fair, linking pilgrimage with the trade. Generally, the ruler was highest, या फिर highest authority थी and principal patron था of the religious institutions. The relationship that he had with the other groups and classes determined their place in the society and in the town. The medieval town were places जहाँ पे everybody was expected to know their position in the social order and dominated by the ruling elites in North India. Maintaining this order
वाज वर्क ऑफ द इंपीरियल ऑफिसर, जिसको क्या बोलते हैं, कोतवाल। कोतवाल पुलिस ऑफिसर के कंटेस्ट में भी था, एंड ये भी आपको याद रखना है। हु ओवरसॉ द इंटरनल अफेयर्स एंड पॉलिसिंग ऑफ द टाउन, दोनों इसी के हाथ में थे। देन कोतवाल ऑफ दिल्ली क्या होता है? डिड यू नो दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, उनके ग्रैंडफादर गंगाधार नेहरू वाज ए कोतवाल थे ऑफ दिल्ली बिफोर रिवोल्ट वन 1857 की रिवोल्ट से पहले। रीड द जवाहरलाल नेहरू ऑटोबायोग्राफी, वहां पे इसको मिल जाएगा। नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस आप इतना याद रखो, वो भी थे, कहीं कोर्स कर सकते हैं। देन ये एक वर्ड है कस्बा। कस्बा तो आज का जो हम सुनते हैं टाउन के कंटेक्स्ट में, स्मॉल टाउन इन द कंट्री साइड ऑफन सीट ऑफ द लोकल नोटेबल्स। गंज क्या होता है? रेफर टू स्मॉल फिक्स्ड मार्केट। तो गंज वर्ड आ सकता है अब की बार, कि गंज वर्ड इन द मेडिवल टाइम पीरियड रेफर टू व्हाट? दैट इज रेगुलेटेड मार्केट, या फिर स्मॉल फिक्स मार्केट, कैसा भी याद रखो। बोथ कस्बा एंड द गंज डील विद द क्लोथ, यहाँ पे मिलते थे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट, एंड प्रोवाइडेड फॉर द नोबल फैमिलीज, एंड उनकी आर्मी के लिए लोग प्रोवाइड करवाते। सो दैट्स इट। एंड अब यहाँ पे देखते हैं चेंज इन द 18th सेंचुरी में आके क्या चेंजेस है। ऑल दिस रिगार्ड this stated changing in the 18th century with political and commercial development. Old towns went into decline and new towns यहाँ पे डेवलप हो रहे थे। ग्रेजुअल इरोजन ऑफ द मुगल पावर का इरोजन हम बोल सकते हैं, वो लोग यहाँ से वाइप आउट कर रहे थे। लेड टू द डिमाइस ऑफ द टाउन एसोसिएट विद देयर रूल, जो उनके रूल से संबंधित जितने भी टाउन्स थे उनको डिमोलिश हम बोल सकते हैं, फिर ज्यादा डेवलपमेंट वहां भी देखने को नहीं मिली। देन द मुगल कैपिटल दिल्ली एंड आगरा लॉस्ट देयर पॉलिटिकल अथॉरिटी भी चली गई। ग्रोथ ऑफ न्यू रीजनल पावर was reflected in increasing importance of regional capital, जैसे लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, पूना, नागपुर, बड़ौदा, तंजाउर, इन सब की थोड़ी थोड़ी बढ़ी थी। एंड ट्रेडर, एडमिनिस्ट्रेटर, आर्टिसंस एंड अदर माइग्रेटेड फ्रॉम ओल्ड मुगल सेंटर टू दीज न्यू कैपिटल्स इन सर्च ऑफ देयर वर्क, पैट्रोनेज, एंड कंटिन्यूस वारफेयर चला था बिटवीन द न्यू किंगडम्स के बीच में। मीन दैट द mercenaries found ready employment there, and some local notables and officials associate with the Mughal rules in North India and also use this opportunity to create new urban settlements such as Kasba and the Ganj, जिसके बारे में हमने already discuss कर लिया। However, the effect of political decentralization were uneven. Decentralization ऐसा नहीं था कि इवन थी, हर जगह डिसेंट्रलाइजेशन नहीं थी, कुछ कुछ जगह पे, जैसे आई थिंक लेट 1660 में मद्रास को फर्स्ट म्युनिसिपैलिटी ऐसा कुछ बनाया गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड सम प्लेसेस दैट वर रिन्यूड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अदर प्लेस प्लंडर यहाँ पे चल रहा था, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, एंड इकोनॉमिक डिक्लाइन यहाँ पे हो रहा था। देन चेंज इन द नेटवर्क ऑफ ट्रेड वो रिफ्लेक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ अर्बन सेंटर। यूरोपियन कॉमर्शियल कंपनीज सेट अप बेस इन डिफरेंट प्लेस ड्यूरिंग द मुगल एरा के टाइम में, इन्होंने बेस बनाया, जैसे पोर्तुगीज ने गोवा में या फिर पणजी में हम बोल सकते हैं 1510 में अपना एक बेस बनाया था। डच ने मसूलीपट्टनम में, ये आता है कौन सी ईयर में? 1605 में। ब्रिटिशर्स ने मद्रास, या फिर हम बोल सकते हैं कोलकाता, आप बोल सकते हो, सॉरी, चेन्नई के कंटेक्स्ट में 1639, एंड फ्रेंच इन पौंडीचेरी 1673, जो आज पौंडीचेरी है। विद द एक्सपेंशन ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज टाउन्स ग्रू अराउंड दीज ट्रेडिंग सेंटर, तो इसी के आसपास और ज्यादा सेंटर ग्रो किए हैं। बाय एंड ऑफ 18th सेंचुरी लैंड बेस्ड एम्पायर इन एशिया और रिप्लेस्ड बाय पावरफुल वो आता है सी बेस्ड यूरोपियन एम्पायर्स, एंड फोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, mercantilism, capitalism now came to define the nature of the body, the nature of the society। आज अगर हम बात करें तो दिल्ली के आसपास आपको जो सेंटर है, मतलब जो और ग्रो किए दिल्ली की तरह ही, जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, रेस्ट टू साइड सोनीपत, सो ऐसे एक सेंटर बाकी सेंटर्स को ग्रो करवाता है। नेम ऑफ द सिटीज की बात करें तो मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता वर एंग्लिसाइज्ड नेम ऑफ विलेज
जहाँ पे ब्रिटिश फर्स्ट सेटअप देयर ट्रेडिंग पोस्ट, विलेज के नाम से बुला, जैसे चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता रिस्पेक्टिवली। आज हम इनको इन्हीं नाम से जानते हैं। एंड फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी से देयर वाज ए न्यू फेज ऑफ चेंज, जिसमें कॉमर्शियल सेंटर कहाँ पे आ गया, सूरत, मसूलीपट्टनम, ढाका, विच हैड ग्रोन इन द 17th सेंचुरी। अब इनका डिक्लाइन शुरू हो गया जब ट्रेड शिफ्ट हो गया अदर प्लेसेस पे, जैसे सूरत से हम कहा ले गए, मुंबई में। एज द ब्रिटिश ग्रेजुअली एक्वायर्ड पॉलिटिकल कंट्रोल जब इनके पास आया आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी 1757 के बाद, एंड ट्रेड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंड किया है, कॉलोनियल पावर या फिर इनकी जो पोर्ट सिटीज जैसे मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, ये नए इकोनॉमिक कैपिटल्स बने हैं। दे ऑल्सो बिकेम द सेंटर ऑफ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर बन गए, एंड पॉलिटिकल पावर भी यहाँ पे आ गई। न्यू बिल्डिंग्स एंड द इंस्टीट्यूशन यहाँ पे इन्होंने डेवलप किए हैं। अर्बन स्पेसेस वर ऑर्डर इन न्यू वेज, new occupation developed, and people flocked to these colonial cities. And by the 1800, they were the biggest cities in India in terms of the population. इवन अगर बात करें कुछ फेमस में कोलकाता या फिर बंगाल में 10 मिलियंस पीपल की तो जान जा रही है, तो पॉपुलेशन आप अज्यूम कर सकते हो। एंड जस्ट अ मिनट, आई विल कनेक्ट द चार्जर इनटू लैपटॉप, जस्ट अ मिनट। फाइंडिंग आउट अबाउट कॉलोनियल सिटीज, इनके बारे में देखते हैं। यहाँ पे कॉलोनियल जो रिकॉर्ड थे एंड अर्बन हिस्ट्री, वो सोर्स हम मान के यहाँ पे देखते हैं। Colonial rule was based on the production of enormous amount of data. The British kept detailed record of their trading activity in order to regulate their commercial affairs. And to keep track of life in growing cities, they carried out regular surveys, ये लोग करवाते थे, gather the statistical data, publish the various official reports. And from the early years, colonial government was keen on mapping, तो मैपिंग भी इन्होंने बहुत अच्छे से की थी यहाँ पे। It held that good maps were necessary to understand the landscape and know the topography, and this knowledge would allow better control over the region। तो पहले ही देखने कहाँ पे क्या कुछ है, जैसे इंडिया का अगर मैप की हम बात करें, तो इन्होंने कुछ ऐसा मैप ड्रू किया, लाइक दिस। When town begins to grow, maps were prepared not only to plan the development of these, but also to develop the commerce and consolidate power, ताकि पावर को कंसोलिडेट करें, यहाँ की पावर को एक बार, यहाँ की एक बार, ऐसे ऐसे करें। Just a minute, give me 2 minutes. I will be there within 2 minutes. I have just an important work.
Sorry for the delay. Then the town maps give information regarding the location, जैसे हिल्स कहाँ पे हैं, रिवर कहाँ पे, वेजिटेशन कहाँ पे अच्छी है, तो उसके हिसाब से उन्होंने एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर दिया था. All important for the planning, structure of defense purpose, and they also show the location of ghats, density and quality of the house, and alignment of the road. ये सारी चीजें इन्होंने मैप से ही तैयार की थी. Sorry, used to watch commercial possibility and plan strategy to the taxation. From the late 19th century, British tried to raise money of administrating town through the systemic annual collection of the municipal taxes इन्होंने start कर दी. To avoid the conflict, they handed over some responsibility to elected Indian representation इन्होंने start कर दिया था. Institution like municipal corporation with some popular representation were meant to administer essential services such as water supply, sewerage, road building, public health. ये भी थोड़ी थोड़ी देनी start कर दी थी. The activity of municipal corporation in turns generated a whole new set of record maintained in the municipal record room. And an old map of Bombay का आप देख सकते हो. The growth of cities was monitored through regular head count. By the mid 19th century, several local censuses had been carried out in different regions. First all India census attempt किया गया था 1872 में, मेयो के टाइम में, जो कि गवर्नर जनरल थे at that time I think. And thereafter 1881, that is रिपन ऑफिशियल जो था हमारा इस टाइम स्टार्ट हुआ. एंड डिसेनियल कंडक्टेड एवरी 10 ईयर, तो इसको 10 साल में एक बार करवाते थे. सेंसस बिकम रेगुलर फीचर बाद में बन गया. एंड दिस कलेक्शन ऑफ डाटा इज इनवैल्यूएबल सोर्स फॉर स्टडिंग द अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, कि कितनी पॉपुलेशन है तो हर 10 साल में रिपोर्ट करेंगे. Then when we look at these reports, it appears that we have hard data to measure the historical change, and endless page of tables on disease, death, enumeration of people according to their age, sex, caste and occupation, जो कि provide करा था vast macro figure that create the illusion of concreteness. Historians have, however, found that the figure can be misleading. Before we use these figures, we need to understand who collect the data, कौन डाटा कलेक्ट कर रहा था, why data gathered, क्यों कलेक्ट किया जा रहा था. And we also need to know how was measured and what was not, क्या measure किया गया था, क्या measure नहीं किया गया. प्लान ऑफ बॉम्बे, कोलबा एंड द सियोल इन्होंने तैयार किया. ठीक है. The census operation, for instance, was means by the social data was converted into convenient statistical about the population, but this process was hidden and with the ambiguity. The census commissioner जो थे devised categories for classifying different sections of the population, and this classification was often arbitrary and failed to capture the fluid and overlapping identities of the peoples. How was a person who was both an artisans and traders, दोनों वो कैसे हो सकता है, कैसे classify करोगे. How was a person who cultivate his land and catered produce to the town, be enumerated. Was he cultivator या फिर ट्रेडर, वो अपना सामान लेके जा रहा था, क्या वो ट्रेडर होगा. Often these themselves refused to cooperate with or gave evasive answer to the census official, and for a long while they were suspicious of census operation and believes that inquiry were being conducted to impose new tax. सबको लग रहा था कि नया टैक्स लाने के लिए लोग ये सब कर रहे हैं. Upper caste people were also unwilling to give any information, वो भी information नहीं देना चाह रहे थे regarding the women of their household. Women were supposed to remain excluded within the interior of the household and not subjected to public gaze or public inquiry, कि women's की details ऐसे नहीं दे सकते. Census officer also found that the people were
claiming identities that were associated with higher status. For instance, there were people in the towns who were hawker and went selling some articles during some seasons, whether while in other season they earned their livelihood through manual labor. So किसी टाइम में वो ट्रेडर हम बोल सकते हैं, किसी टाइम में मैनुअल लेबर. Such people told the census innovator that they were traders, कि वो correct traders हैं and laborers नहीं हैं, और they regarded trade as more respectable. So अपने आप को कहीं ना कहीं बढ़ा चढ़ा के वो लोग बताते थे. Similarly, the figure of mortality and disease were difficult to collect. For all the deaths जो रजिस्टर नहीं होती थी, illness was not always report, not treated by the licensed doctor. And how then could cases of illness or death be accurately calculated? तो कैसे हम इनको accurately calculate कर सकते हैं? Thus, historian have to use sources like census with great caution, keeping in mind their possible biases, recalculating figures and understanding what figures do not tell. However, census, survey maps, and record of institutions like municipalities help to study the colonial cities in greater details than in possible for pre-colonial cities. अब बता गया कि what maps reveals and conceal, कि maps क्या reveal कर रहे थे. The development of the survey method, accurate scientific instrument, and British imperial needs mean that maps were prepared with greater care. The Survey of India was established in 1878. While the maps that were prepared give us a lot of information हमें देता है, वो reflect करती हैं bias of the British rulers. Large settlement of the poor in the towns went unmarked on the maps because they seemed unimportant. Rulers को जो unimportant लगता था, उनकी कई बार मार्किंग ही नहीं होती थी. As a result, it was assumed that these blanks spaces across the map were available for other development schemes. And when these schemes were undertaken, the poor were evicted. It's called the trend of the changes. क्या क्या change हुए? A careful study of census reveals some fascinating trends. After 1800, urbanization in India was sluggish. Although 19th century, up to the first 2 decades, and 20th century, the proportion of urban population to the total population was extremely low and remained stagnant. And this was clear that figure 12.5 से, ठीक है हम देखने वाले बाद में. The 40 years between 1900 to 1940, the urban population increased from 10% and total population आपकी 13% increase हुई थी. Beneath this picture, the changelessness, there were significant variations in the patterns of urban development in the different regions. The smaller town had little opportunity to grow economically, and Calcutta, Bombay, Madras, on the other hand, grew rapidly and soon became sprawling cities. And in other words, the growth of these three cities as the commercial and administrative center was the expense of the existing urban center. Urbanization in India 1891 से 41 तक परसेंटेज कितनी थी 9.4 and 41 में 12.8 हो गई. बस बाकी सारा याद करने की जरूरत नहीं. As the hub of the colonial economy, they functioned as collection depot for the export of Indian manufactures such as cotton textile in 18th and 19th centuries. And after the Industrial Revolution in England, this trend was reversed and these cities instead became the entry point of the British manufactured goods का entry point ये cities बन गई. And for the export of Indian raw material, तो raw material यहाँ से जा रहा था. The nature of this economic activity sharply differentiate these colonial cities from Indian traditional town and बाकी अर्बन सेटलमेंट्स इसको डिफरेंशिएट कर रही थी. फिर इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे आया था इन 1853. एग्जैक्ट डेट अगर आपको पता है तो अप्रैल की कौन सी डेट को रेलवे चली थी मुंबई से ठाणे की. आई थिंक 34 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस. मीन दैट चेंज इन द फॉर्च्यून ऑफ टाउन्स. रेलवे सभी टाउन्स को कनेक्ट भी किया था. इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रेजुअली शिफ्टेड अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल टाउन which were located along old routes and rivers. Every railway station became the collection depot बन गया था for the raw material and distribution point बन गया था imported goods का. So आज जो हम रेलवे स्टेशन देखते हैं ये कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की अपनी कन्वीनियंसी के लिए बनाया गया था. यहाँ से रॉ मटेरियल उठाएंगे, यहाँ पे इंपोर्टेड गुड्स फेंक देंगे. For instance, Mirzapur on the Ganga, which was specialized in collection cotton and cotton goods from the Deccan, declined when the railway link was made to Bombay,
With the expansion of the railway network, railway workshop, railway colonies ये establish हुई हैं. Railway towns like जमालपुर, वाल्टेर, बरेली ये भी आपके ढाबों पे है. बड़ा बाजार इन फोर्ट सिटी, बॉम्बे का 1885 में. उस टाइम में भी, आज के टाइम में भी वही बाजार है, वही दुकान है, बस सर्वाइव करेगी. थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर लिया. कभी भी आप एक शहर में बिल्कुल ध्यान से उसको देखना, आपको ये पता चल जाएगा कि ये सिटी कब की है. 100 years अगो, 200 साल पहले की भी दुकानें आज तक सर्वाइव कर रही हैं. फिर आपको उनका थोड़ा बहुत अंदाजा होगा. लेकिन मोस्टली जो है 50 to 55% ब्रिटिशर्स के टाइम की. व्हाट वर द न्यू टाउन्स लाइक? फोर्ट, फोर्ट एट द सेंटर ऑफ सर्विसेज. जो आपका ओल्ड फोर्ट घाट है कलकत्ता, लोग यहाँ पे ला रहे हैं. बाय द 18th century, मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे had become important ports. ये important port बन गए थे cities. And the settlement that came here was convenient point for collecting the good. The East India Company built its factories for the mercantile offices, and there were, because of competition among the European companies, fortified these settlement for the protection. In Madras, Fort St. George. मद्रास के अंदर फोर्ट सेंट जॉर्ज था, कलकत्ता में फोर्ट विलियम, एंड इन बॉम्बे फोर्ट मार्क इन द एरिया ऑफ ब्रिटिश सेटलमेंट. इंडियन मर्चेंट, artisans and the other worker who had economic dealing with the European merchant lived outside these fort and settlement of their town. Thus, from the beginning, there were separate quarters for the Europeans and Indians, which came to labeled in the contemporary writing as the white town and black town. ब्रिटिशर्स के लिए व्हाइट टाउन ये लोग प्रेफर कर रहे थे, इंडियंस के लिए कि ब्लैक टाउन. वंस द ब्रिटिश कैप्चर्ड पॉलिटिकल पावर, these racial distinction became sharp. बहुत ज्यादा ये पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन या फिर हम बोल सकते हैं कास्ट बेस. फ्रॉम द मिड 19th century, एक्सपेंडिंग नेटवर्क ऑफ रेलवे लिंक दीज सिटी टू रेस्ट ऑफ द कंट्री. सो रेलवे ने पूरी इंडिया को जोड़ने का भी काम किया है. एज ए रिजल्ट ऑफ द हिनरलैंड, द कंट्री साइड फ्रॉम वेयर द रॉ मटेरियल एंड लेबर वर ड्रॉन became more closely linked to these port cities. Since raw material was transported to these cities for the export, and there was a plentiful cheap labor available, and it was convenient to set up the modern factories in there. And after 1850, cotton mills were set up by the Indian merchant entrepreneurs in Bombay. इन्होंने ही बनाई थी. यूरोपियन ओन जूट मिल्स स्टैब्लिश हुई थी ऑन द कलकत्ता. This was beginning of the modern industrial development of India में start हुई. Then, although Kolkata, Bombay, and Madras supplied the raw material for the industry in England, and hence emerged because of modern economic forces like capitalism, their economies were not primarily based on the factory production, and majority of the working population in these cities belong to what economists classify as the tertiary sector. And there was only टू प्रॉपर इंडस्ट्रियल सिटी, जिसमें कानपुर जो कि लेदर, वुलन एंड कॉटन टेक्सटाइल के लिए था, जमशेदपुर स्पेशली आपका स्टील के लिए. इंडिया नेवर बिकेम ए मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज कंट्री नहीं बना था, सिंस डिस्क्रिमिनेटरी कॉलोनियल पॉलिसीज यहाँ पे थी. लिमिटेड द लेवल्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि आप इतना ही डेवलपमेंट कर सकते हो. कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास grew in large cities but did not signify any dramatic economic growth for the colonial as a whole. यहाँ पे आयोनिक was one of the three orders organization system of the ancient Greek architecture of two Doric and Corinthian. Okay. One feature that was distinguished each order was the style of capital and the head of the column, and these re-adapted in the Renaissance and neoclassical form of architecture. Doric capital, Ionic capital, and Corinthian capital. Then a new urban milieu. Colonial cities reflected the mercantile culture of the new rulers. Political power and patronage shifted from Indian rulers से merchant of the East India Company की तरफ जा रहा. Indian who mark as the interpreters, middlemen, traders and supplies of the goods also important place of these new cities. Economic activity near the river or the sea led to the development of dockyard and ghats यहाँ पे बने. Among the share were godowns, mercantile offices, insurance agencies for the shipping, transport depot, banking establishment. Further, inland were the chief administrative offices of the company. The writer buildings in Calcutta
was such office. Around the periphery of the court, European merchant and the agent built the palatial house in the European style, and some built गार्डन हाउसेज इन्होंने बनाए थे इन द स्कब एंड रेशियल एक्सक्लूसिव क्लब्स, रेस कोर्स, थिएटर्स, रूलिंग एलिट्स। कई जगह ये लोग भी लिखते थे कि डॉग्स एंड ब्रिटिशर्स, सॉरी डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड बट डॉग्स एंड ब्रिटिशर्स इज द राइट फ्रेज। अगर हमने ऐसा किया था तो उसके हिसाब से ओल्ड कोर्ट हाउस एंड राइटर्स बिल्डिंग इनग्रेविंग बाय द थॉमस विलियम 1786 का द कोर्ट ऑफ द हाउस राइट, ये सब इन्होंने बनाया था। ठीक है, देख लेंगे ये क्या है। न्यू बिल्डिंग एट चौरंगी इनग्रेविंग थॉमस विलियम विलियम प्राइवेट हाउसेज ब्रिटिश बिगेन लेट 18th सेंचुरी पैलेडिन स्टाइल यहाँ पे है, वेरेंडा वगैरह। सो देख सकते हो आप इस टाइप का आज भी स्कूल्स वगैरह बनाते हैं, आपके आसपास में मिल जाएगा कोई ना कोई। देन रिच इंडियन एजेंट एंड द मिडलमैन built the large traditional courtyard houses in the Black Town in vicinity of the bazaars. They brought up large tract of the land in the city as a future investment की तरह उन्होंने इसको सोचा to impress their British masters as they threw lavish parties during the festival. They also built the temple to establish their status in society. Society में अपना status कायम करने के लिए temples वगैरह भी बना दिए. Laboring poor provided a variety of services to their European and Indian masters as a cooks, palanquin bearers, coachmen, guards, porters, and construction, and the dock worker. They lived in the makeshift huts in different parts of the city, and the nature of colonial city changed further in mid 19th century में फिर बदल गई. After 1857, British attitude in India was shaped by constant fear of rebellion. इंडिया से लोग थोड़ा डर भी रहे थे कि रिबेल ना कर. They felt that towns needed to be better defended, कि towns को थोड़ा अच्छे से डिफेंड किया जाए. White peoples had to live in more secure and segregated enclaves में रखना चाहिए, away from threat of the natives and pasture land and agriculture field around the older town. इसको क्लियर कर दो, न्यू अर्बन स्पेस बना दो, जिनको हम क्या बोलेंगे सिविल लाइंस. सिविल लाइन वर्ड आपने आज भी सुना होगा, पुलिस लाइन, सिविल लाइंस वर सेटअप. व्हाइट पीपल बिगेन टू लिव इन द सिविल लाइंस, तो व्हाइट पीपल यहाँ पे रह रहे थे. कंटोनमेंट प्लेसेज वर, जहाँ पे इंडियन ट्रूप्स अंडर यूरोपियन कमांड उनको स्टेशन किया जा रहा था, छावनी की तरह. छावनी आपने सुना होगा, कैंट या फिर कंटोनमेंट. were also developed as a self safe enclaves, and these areas were separate from but attached to the Indian towns with road, street, bungalow. Gardens, barracks, parade ground, church, and they were meant as safe haven for the European as well as model of offered urban life in contrast to densely built up Indian towns. एंड ये आपका चितपुर बाजार बाई चार्ल्स इसने बनाया है, ब्लैक टाउन एंड व्हाइट टाउन. देख सकते हो आप कच्ची मकान है एंड यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे. फॉर द ब्रिटिश, ब्लैक एरियाज कम टू सिंबलाइज नॉट ओनली चाउस एंड एनार्की बट यहाँ पे डिजीज और हम बोल सकते हैं इंडियन के कंटेस्ट में इन्होंने ब्लैक टाउन स्टार्ट किया था. फॉर द लॉन्ग लॉन्ग वाइल ब्रिटिश वर इंटरेस्टेड प्राइमरली इन द क्लीनलीनेस एंड हाइजीन. व्हाइट एरिया में थोड़ा सा हाइजीन ज्यादा रख रहे थे, बट द एपिडेमिक्स ऑफ कोलेरा एंड प्लेग वर स्प्रेड, किलिंग थाउजेंड कॉलोनियल ऑफिशियल थे उनकी भी जान गई थी. एंड ऑफिशियल फेल दैट नीड फॉर मोर स्ट्रिंजेंट मेजर्स की हमें आवश्यकता है सैनिटेशन के लिए एंड पब्लिक हेल्थ के लिए. एंड दे फियर दैट डिजीज वुड बी स्प्रेड फ्रॉम ब्लैक टू द व्हाइट, ये जो ब्लैक पीपल है ये डिजीज फैला रहे हैं व्हाइट पीपल्स के अंदर. फ्रॉम 1860 टू 70 स्ट्रिंजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए हैं रिगार्डिंग सैनिटेशन, जहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था बिल्डिंग एक्टिविटी इन द इंडियन टाउन्स. अंडरग्राउंड पाइप वाटर सप्लाई स्टार्ट की थी, सीवेज ड्रेनेज सिस्टम वर आल्सो पुट इन प्लेस इस टाइम के आसपास. सैनिटरी विजिलेंस thus became another way of regulating Indian towns. So इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कंप्लीट देखने वाले. तो द फर्स्ट हिल स्टेशन के बारे में इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू और नेक्स्ट